ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा जो क्लासेस चल रहा है उसमें हमने लास्ट डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस का जो पहला पार्ट था, दैट वाज लाइट रिएक्शन के लिए। और लाइट रिएक्शन पहली स्टेप होती है। और अगर हम बात करें तो पहली स्टेप का मतलब ये था कि लाइट रिएक्शन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर हम उन प्रोडक्ट्स को देखें तो एक तो था कि ऑक्सीजन बनता है, और प्लांट के लिए ये यूजेबल नहीं है, ये उससे डिफ्यूज आउट हो जाता है, स्टोमेटा से रिलीज हो जाता है। दूसरा जो पार्ट था वो था कि एटीपी बनता है। इसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ बन करके आती है एज ए प्रोडक्ट, वो था NADPH, जो एक रिड्यूसिंग पावर है। रिड्यूसिंग पावर बोलने का मतलब ये है कि ये किसी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए काम में आ सकता है। एनर्जी प्रोवाइड कराने का मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि जो NADPH है, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इससे NADP प्लस बन जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन किसी को एनर्जी देने के लिए या किसी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी से जुड़ेंगे तो ये किसी को रिड्यूस करने के लिए काम आएंगे। तो यहाँ के बॉन्ड टूट रहे हैं और कहीं और के बॉन्ड बनेंगे, तो जो पावर है, पावर का ट्रांसफर है कि थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में कहें तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और हमारा जो अगला स्टेप आना है वो है कार्बन रिएक्शन। कार्बन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें केवल एक ही कार्बन है। इसको हम, जो बहुलक बनता है C6H12O6, जिसमें कि 6 कार्बन का एक स्केलेटन होता है, तो जब आप सिंगल कार्बन को 6 कार्बन के एक कंफर्मेशन में आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ कुछ एनर्जी आपको इनपुट में देनी पड़ती है, इनपुट ऑफ एनर्जी। तो ये इनपुट जो है वो एक्चुअल में यही होता है कि जो यहाँ पे एटीपी बने हैं ये काम में आते हैं, जो NADPH बना है ये यहाँ काम आते हैं। तो देखा जाए तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, बट दे विल बी consumed in dark reaction. consumed in dark reaction। तो जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी हमारे पास ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन करके नहीं आएंगे, और जब तक ये उपलब्ध नहीं होंगे हम आगे का जो कार्बन एसिमिलेशन है, इसको हम कार्बन का जमाव कह सकते हैं, कार्बन का एसिमिलेशन कह सकते हैं कि कार्बन जमा हो रहा है, कार्बन जमा हो रहा है, एसिमिलेशन भी कह सकते हैं। और कार्बन रिड्यूस किया जा रहा है, कार्बन कार्बन जुड़ रहे हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, तो कार्बन रिडक्शन भी है ये। तो आप चाहे डार्क रिएक्शन बोलिए, चाहे कार्बन एसिमिलेशन बोलिए या कार्बन रिडक्शन बोलिए, होना क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल है, एटम है, वो C6 के अंदर जो 6 कार्बन स्केलेटन है उसके रूप में चेंज होगा, तो बॉन्ड बनने हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो सारा एनर्जी लाइट रिएक्शन प्रोवाइड कराता है। तो वैसे तो दो इंडिपेंडेंट पार्ट हो जाएंगे कि एक भाग एक फोटोकेमिकल एक्ट है जहाँ पे जो फोटोन एनर्जी है, जो h म्यू की एनर्जी होती है, उसको ATP एंड NADPH2 फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरा है वो
डार्क रिएक्शन या कार्बन एसिमिलेशन हो जाएगा, जहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच में जो भी एनर्जी भरी हुई है उसको हम यहाँ पे कंज्यूम करा देते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है, पहले इसको होना होगा और अगली स्टेप के अंदर या नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कंप्लीट होता है। तो दो डिफरेंट स्टेप हैं, सीक्वेंस में होना जरूरी है। जब तक पहली स्टेप नहीं होगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी, सेकंड हम नहीं करा सकते, राइट। तो एक का प्रोडक्ट दूसरे को स्टार्ट करता है, दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो डिपेंडेंसी है। वैसे तो क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड है। जैसे कार्बन एसिमिलेशन में कहीं भी फोटोन एनर्जी की डायरेक्ट जरूरत नहीं है कि जो डार्क रिएक्शन है उसके होने के लिए सनलाइट हो, ऐसा कोई रोल ही नहीं है कि सनलाइट का यहाँ रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है यहाँ पे, नो डायरेक्ट रोल। लेकिन इनडायरेक्ट रोल हमेशा है, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन के अंदर आप इसको कैच ही नहीं करेंगे तब तक ये बनते ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन या C3 साइकिल कार्बन एसिमिलेशन डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन, बट डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। डायरेक्टली यहाँ लाइट कंज्यूम नहीं होती है, ना लाइट कंज्यूम होती है, ना वाटर यहाँ पे फोटोलाइसिस में जाता है, ना यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल लाइट रिएक्शन में जो स्टोर किया गया उससे आगे कार्बन का जमाव है वो निश्चित किया जाता है। तो लाइट रिएक्शन के बारे में हमारी सारा जो डिस्कशन था वो लास्ट क्लास में हो गया था, और लाइट रिएक्शन के रिगार्डिंग और CSIR का जो स्टैंडर्ड होता है कि व्हाट आर द मेन थिंग्स और स्पेसिफिक एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस वो राइज हो सकते हैं, तो वो सब हमने आपके साथ डिस्कशन में ले लिया है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को। दिस इज द कार्बन रिएक्शन और द डार्क रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस का ये डार्क वाला भाग है जो लाइट इंडिपेंडेंट है। वैसे तो इनडायरेक्टली तो डिपेंड है, लेकिन लाइट से डायरेक्टली इसका कोई कंसर्न नहीं होता है। तो दिस इज द कार्बन रिएक्शंस, ठीक है। देखिए ये सारा मैटर यही था कि दिस इज द मैटर ऑफ लाइट रिएक्शन एंड दिस इज द कार्बन रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डिपेंडेंसी जिस चीज को लेकर के है या आपस में जो इंटरकनेक्टिविटी जिस चीज को लेकर के है कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास ये प्रोडक्ट बन करके आते हैं ATP एंड NADPH, और वो यहाँ कंज्यूम होते हैं। यस, आप में से कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट भाग है, यहाँ डायरेक्टली लाइट का कोई कंसर्न नहीं रहता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंसी इसलिए हो गई क्योंकि जो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एनर्जी स्टोर्ड है, दे विल बी कंज्यूम्ड लेटर फॉर द डायरेक्ट रिएक्शन। कि कार्बन को जब हम जमा करेंगे, जब इसको हम पॉलीमराइज करेंगे, तो ये कार्बन एसिमिलेशन है। तो कार्बन को जब आपको इकट्ठा करना है, एसिमिलेशन उसका करना है, तो एनर्जी कहाँ से ले रहे होते हैं हम? यहाँ से ले रहे होते हैं। और जब आप इसमें NADPH में से एनर्जी निकाल लेते हैं, आप इसको रीऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन कंडीशन आ जाएगी, तो इट विल बी फर्दर कंज्यूम्ड, ये लाइट रिएक्शन में दोबारा काम आ जाता है। तो इंटरकनेक्टेड हैं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के काम आता है। तो ये तो इनका कनेक्शन था कि दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, ये लाइट पे डिपेंड करने वाला भाग है और ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करने वाला भाग है, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्ट है, वो ATP एंड NADPH की वजह से होते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला मैटर आता है कि नॉर्मली जो कार्बन का एसिमिलेशन है या कार्बन को जो जमा करना है, उसको हम डिस्कस करते हैं इन ए फॉर्म ऑफ साइकिल। कि कार्बन को कोई पकड़ता है और उसको फिर जमा करता है, और जो पकड़ने वाला है वो एक साइकिल के बाद में दोबारा से रेडी होता है और अवेलेबल होता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को कैप्चर करने के लिए। तो एक कंप्लीट साइकिल है, और जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया, उनके रेस्पेक्ट में हम इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं।
तो एक्चुअल में जो डार्क रिएक्शन जिसको हम कार्बन एसिमिलेशन बोल रहे हैं, वही है जिसको हम कैल्विन साइकिल के रूप में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप डार्क साइकिल भी बोल सकते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो जितने भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं, द ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स फ्रॉम द मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी टू द मोस्ट एडवांस एंजियोस्पर्म, वो क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करते हैं टू कार्बोहाइड्रेट वाया द सेम बेसिक मैकेनिज्म, कि जो CO2 है उसको वो C6H12O6 के अंदर रिड्यूस करते हैं। और रिड्यूस करने का जो इनका तरीका है, जो मैकेनिज्म है, वो लगभग सब में एक जैसी है। वो क्या है कि द फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल या केल्विन C3, ये सब एक ही बातें आ रही हैं, ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड फॉर द C3 स्पीसीज। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं कि भाई C3 क्या है, C4 क्या है, तो 3, 4 इसका लॉजिक क्या है। तो उसको हम केल्विन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल, ये भी इसी का नाम है, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट, कि जो हम कार्बन को कैप्चर करने के लिए या CO2 को कैप्चर करने के लिए जो हम यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड यूज करते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 5 कार्बन। तो वहां से इसका नाम है पेंटोस। तो राइबुलोज 5 कार्बन की शुगर है, उस पर फॉस्फेट जुड़ा है, तो दिस इज पेंटोस फॉस्फेट, पेंटोस फॉस्फेट, और इसलिए आप इसको RPP साइकिल भी बोल देते हैं। अदर मेटाबॉलिक पाथवेज एसोसिएट विद फोटोसिंथेटिक फिक्सेशन ऑफ CO2, की जैसे कि C4 भी मिल सकता है, फोटो रेस्पायरेशन भी हमें मिलेगा, और ये उसके कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं। ये बेसिक है कि जो केल्विन साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिक थीम है ये, कि जब भी हम बात करें कि भाई जो फोटोसिंथेटिक जो मशीनरीज हैं, चाहे आप किसी की भी लें, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म की, तो वो कार्बन को जमा कैसे करते हैं और कार्बन को जमा करने का उनका तरीका क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जिस सिस्टम को या जिस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, दैट इज C3 साइकिल, और जिन पौधों में ये मिलता है उनको हम C3 स्पीसीज ऐसे बोल देते हैं, राइट। तो पहला हमारा जो डिस्कशन है वो C3 साइकिल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ CO2 इज फिक्स्ड, कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे फिक्स किया जाता है। फिक्स का मतलब उसको बॉन्ड किया जाता है, उसके साथ में उसको जोड़ा जाना, उसको बॉन्डेड कंडीशन में लाना, दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन, कोवलेंट बॉन्डिंग उसके साथ में by the particular cycle through the use of ATP and NADPS। तो जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी ताकत का इस्तेमाल करके CO2 को कैसे फिक्स किया जाता है, ये यहाँ का मेन जो पार्ट है वो रहेगा। तो हम इसको भी समझेंगे, ये पाथवे वाइज क्या है वो भी बात करेंगे, और कंट्रोल कैसे होता है, रेगुलेट कैसे होता है, ये भी हमें डिस्कस करना है। क्योंकि रेगुलेशन वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हमारे टारगेट के हिसाब से ये चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, जो हमारा साइकिल होगा इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 स्टेजेस में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो पहला स्टेप तो है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन को जनरली आप ऐसे समझिए कि किसी के साथ में CO2 का एडिशन, CO2 का जो एडिशन होता है, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। तो किसी के साथ CO2 जुड़ेगा, पहले स्टेप, उसके बाद में रिडक्शन है उसका, और उसके बाद में रीजनरेशन का फेज होगा। तो C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, इसमें 3 मेन फेजेज आपको देखनी है। व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन क्या है, रिडक्शन फेज क्या है, और रीजनरेशन फेज क्या है। ठीक है, ओके, इस चीज को हम यहाँ से समझते हैं कि ये यहाँ पे इसका पूरा एक आउटफ्लो जो डायग्राम है, जिसमें हम पूरी बेसिक मैकेनिज्म को समराइज कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए, दिस इज द राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में RUBP भी बोलते हैं।
5 कार्बन स्केलेटन है, 5 कार्बन का एक ढांचा है जिसके पास पहली और 5वीं पोजीशन के ऊपर 2 जगह पे फॉस्फेट लगा है। तो ये राइबोस शुगर है और राइबोस शुगर की पहली और 5वीं जो कार्बन पोजीशन है उसके ऊपर 2 फॉस्फेट जुड़े हैं, तो हम इसको राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बोल रहे हैं। और ये है कौन, एक्चुअल में इसका रोल क्या है? तो इट इज द CO2 एक्सेप्टर। ये कौन है? एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर फॉर CO2। कि CO2 जुड़ेगा, हमें CO2 को जोड़ना है। C3 साइकिल में हम CO2 को जमा करेंगे, तो CO2 को एक एक करके हम पकड़ेंगे। तो CO2 को पकड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल काम में आता है दैट इज RUBP। ठीक है, तो RUBP 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, उसके ऊपर पहले से 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो फॉस्फेट कैन बी टेकन एज एनर्जी सोर्स, कि ऑलरेडी उसके पास 2 फॉस्फेट हैं, तो दैट कैन बी रिगार्डेड एज ए हाई एनर्जी कंडीशन। और इसके साथ में जब आप CO2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, CO2 इसके साथ में जुड़ेगा, साथ में H2O है, ये भी कंज्यूम हो रहा है। तो 5 कार्बन के साथ में जब आप एक कार्बन यहाँ पे CO2 में है, आप इसको 5 के साथ में, 5 कार्बन के साथ में जब आप सिंगल कार्बन को जोड़ेंगे तो वी विल हैव ए कंपाउंड विथ 6 कार्बन, राइट। तो 5 और 1 मिलकर के 6 का एक डिजाइन बनना चाहिए। और आपने 5 वाले के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन स्टेप। तो यहाँ तक का जो भाग, जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरे डायग्राम के अंदर या पूरे साइकिल के अंदर, दिस इज द पार्ट 1। दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 1 इज कार्बोक्सिलेशन, कि पहली जो फेज है वो क्या है? कार्बोक्सिलेशन फेज है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपका जो 5 कार्बन कंपाउंड था उसके पास 2 फॉस्फेट है, बिस फॉस्फेट। RUBP के पास 2 फॉस्फेट है, और इन 2 फॉस्फेट की वजह से और CO2 जब इसके साथ में जुड़ जाता है तो ये एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, फॉर्म ए हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड जो अनस्टेबल होता है, कि वो अपनी केमिकल नेचर की वजह से उसके पास 2 फॉस्फेट लगे हैं, रिपल्सन भी कॉज होता है, वो अनस्टेबल है। और दैट अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड विल स्प्लिट into 2 parts and each of will have 3 कार्बन स्केलेटन। तो जो 6 का डिजाइन है वो अनस्टेबल है और वो टूट जाता है, वो टूट जाता है 3-3 कार्बन के 2 स्केलेटन के अंदर। और आपने कहा कि हमने 5 वाला स्टार्ट में यूज किया था, हमने एक उस पर जोड़ दिया, कार्बोक्सिलेशन हो गया था, बनना 6 का चाहिए था, लेकिन 6 वाला अनस्टेबल है, तो वो 3-3 के 2 पार्ट्स में टूट गया। और पहला जो स्टेबल कंपाउंड मिलता है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो हमें इस साइकिल में प्राप्त होता है, इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 कार्बन एटम्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं C3, कि जब हम साइकिल को ऑपरेट करें या हमारा RUBP जब कार्बोक्सिलेशन उसका हो, तो पहला कंपाउंड हमारे पास 6 कार्बन का नहीं 3 कार्बन का बनता है, क्योंकि 6 वाला अनस्टेबल है, तो 3 कार्बन का स्केलेटन जो मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस साइकिल एज द C3 साइकिल, ठीक है। और ये 3 कार्बन का जो स्केलेटन है वो क्या है? दिस इज द फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट, और जिसकी 3rd पोजीशन के ऊपर जो ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट की 3rd पोजीशन के ऊपर फॉस्फो का जुड़ा होना, राइट। तो मेन कंपाउंड इज ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट की 3rd पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और ऐसे हमारे पास 2 कंपाउंड बनने हैं, तब जाकर के हमारा टोटल जो कार्बन बजट है कि 6 कार्बन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहली स्टेप है, पार्ट 1 है, जिसमें RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है। किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? RUBP का हो रहा है। बनता क्या है? स्टेबल कंपाउंड बनता है 3 कार्बन का, नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज और भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो ये है कि क्या ये कार्बोक्सिलेशन अपने आप हो जाता है या इसको कोई एंजाइम कराता है। तो यस, देयर इज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रूबिस्को। तो जो रूबिस्को एंजाइम है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना, पूरा नाम अगर हम इसका देखें तो दिस इज राइबोलोज। क्योंकि ये चीज आपको इसलिए क्लियर करनी है ताकि फर्दर कोई कंफ्यूजन ना हो। राइबोलोज इसका सबस्ट्रेट है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये इसका सबस्ट्रेट था। ये CO2 को जोड़ता है तो कार्बोक्सिलेज है, और जब कंडीशन कुछ डिफरेंट होती है, कार्बोक्सिलेशन वाली ना होकर के कुछ अलग होती है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि जो जहाँ पे C3 साइकिल ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रोमा में ऑपरेट होते हैं। लाइट रिएक्शन सारी थाइलेकोइड सिस्टम में ऑपरेट होती है, डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में ऑपरेट होती है। तो स्ट्रोमा के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो डिपेंड कराती है कि काम वो कार्बोक्सिलेज वाला करेगा या वो ऑक्सीजनेज वाला करेगा। CO2 का जोड़ना कार्बोक्सिलेशन है और ऑक्सीजन का जोड़ना है वो ऑक्सीजनेशन कहलाएगा। तो इट हैज ड्वेल फंक्शन, इट हैज ड्वेल फंक्शन कि दो काम करता है। हमारा जो एंजाइम है रूबिस्को, ये 2 टाइप के फंक्शन कर सकता है, ड्वेल फंक्शन है इसके पास। एक तो है एडिशन ऑफ CO2, तब तो आप बोलेंगे कार्बोक्सिलेज वर्क कर रहा है, और दूसरा है एडिशन ऑफ O2, तब आप बोलेंगे कि ये ऑक्सीजनेज काम कर रहा है। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, व्हाट आर द सिचुएशन प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, उसके आधार पे रूबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज काम भी कर सकता है और ऑक्सीजनेज वाला फंक्शन भी कर सकता है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम, और इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करा सकते हैं। तो ड्वेल नेचर है इसका, ड्वेल नेचर का एंजाइम है ये। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, उनके अकॉर्डिंग ये पहला काम भी कर सकता है और दूसरा काम भी कर सकता है। बीच में ऑप्शन दिखाया हुआ, यानी कि डिपेंड करेगा कि कौन सा काम करेगा। हाँ, यहाँ पे हम C3 को डिस्कस कर रहे हैं, तो C3 को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो कौन सा काम करेगा, कार्बोक्सिलेज वाला काम कर रहा है। यस, आपने देखा कि वो 5 कार्बन वाले RUBP के साथ में CO2 को ऐड कर रहा है, तो हम इसको कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। हाँ, जो बनना था वो 6 कार्बन का था, लेकिन वो अनस्टेबल था तो वो टूट गया। हमें स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का मिलता है, तो हम साइकिल को C3 बोल रहे थे। तो ये तो था पहला पार्ट, जहां पे हमारा एंजाइम जो रूबिस्को है वो अपनी कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके या कार्बोक्सिलेशन अपने जो उसका जो नेचर है उसका यूज करके वो RUBP का कार्बोक्सिलेशन करता है, और RUBP के कार्बोक्सिलेशन से हमें 3 कार्बन वाले 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल जाते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप की अगर हम बात करें तो दैट इज द रिडक्शन, दैट इज द रिडक्शन फेज। और रिडक्शन फेज का मतलब ये हो गया, यहां तक का पार्ट हमें इसमें इंक्लूड करना है। इसमें देखिए क्या था कि जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था, दैट विल बी कन्वर्टेड, उसका रिडक्शन होना है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ जो रिडक्शन होगा, इस रिडक्शन के लिए ATP कंज्यूम होते हैं, NADPH कंज्यूम होते हैं, यानी कि जो टोटल एनर्जी है देखा जाए तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कमिंग फ्रॉम लाइट रिएक्शन। कि लाइट रिएक्शन से जो भी बना था वो यहाँ कंज्यूम होगा, और वो क्या थे, दैट आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और उन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट कैन बी यूटिलाइज
to perform reduction cycle, or reduction cycle का मतलब 3-phosphoglycerate will be converted into glyceraldehyde 3-phosphate. तो this will called as reduction. This is the part 2 phase. इस सेकंड स्टेप के अंदर हम रिडक्शन की बातें करने वाले हैं. हाँ, अब यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बना है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate, दिस इज द बेसिक यूनिट. दिस इज द बेसिक यूनिट. दिस इज द बेसिक यूनिट जिससे हम सुक्रोज है, स्टार्च है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना सकते हैं. जितना भी हमारा एसिमिलेशन होना है वो एसिमिलेशन सारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate से होगा. और इसके बाद में अगला जो स्टेप है, दिस इज द पार्ट थर्ड, कि हमने एक बार तो आरयूबीपी को कंज्यूम करा दिया, 5 कार्बन आपने इस्तेमाल करके आपने ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate बना दिया, और फिर आप उससे सुक्रोज, स्टार्च ये सब बना सकते हैं. लेकिन अगली बार जब नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट साइकिल जब ऑपरेट होगा तो दोबारा से हमारे पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बन करके आना चाहिए. तो दिस इज द रीजनरेशन फेज, कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate जो 3 कार्बन का है उससे 5 कार्बन वाला आरयूबीपी दोबारा से बनाना. दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन फेज. यहाँ पर भी एटीपी कंज्यूम होते हैं, राइट. तो दिस इज द रीजनरेशन फेज. तो ब्रॉडली हम बात करें तो हमारा जो साइकिल है उसके 3 मेन भाग हो गए. पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा दोबारा से आरयूबीपी का बन करके आना. दिस इज रीजनरेशन साइकिल. तो जब आप रिडक्शन वाला काम करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. जब हम रीजनरेशन की बातें करते हैं तो एटीपी कंज्यूम होती है. तो ये एक 3 फेज का पूरा एक साइकिल हो गया, और इसमें एनर्जी लगती है. एनर्जी आएगी कहाँ से? आंसर है कि लाइट रिएक्शन ने आपको एटीपी एंड एनएडीपीएच बना करके दे रखे हैं. ठीक है, आप कहेंगे CO2 कहाँ से आती है? तो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास CO2 आ जाती है. पौधे CO2 कैसे लेते हैं? रूपाली, प्लांट्स CO2 कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं तुम? कैसे? तरीका क्या है? गलत आंसर दे रहे हो चंचल. नहीं 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 नहीं. हाँ चंचल, आप बताओ. प्लांट CO2 को कैसे लेते हैं? कहां से? यस, वेरी गुड, वेरी करेक्ट एंड वेरी सिंपल. स्टोमेटा. स्टोमेटा. जब हमें खाना खाना होता है तो हम अपना माउथ खोलते हैं, और पौधे को जब CO2 लेनी होती है, क्योंकि यही उसका खाना ना, जब उसको CO2 अंदर लेनी होती है तो वो अपना स्टोमेटा खोलता है. तो स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है. वो अलग बात है कि जब स्टोमेटा खुलता है तो पानी का लॉस हो जाता है, ट्रांसपायरेशनल लॉस हो जाता है. तो ट्रांसपायरेशन के लिए आप स्टोमेटा को याद ज्यादा रखते हैं, ये चीज भूल जाते हैं कि CO2 है वो भी स्टोमेटा से ही आती है. तो जब स्टोमेटा खुलेगा तभी CO2 अंदर आती है, पहली बात ध्यान रखना. क्योंकि हम जब आगे जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ पौधे बेचारे परेशान हैं, क्लाइमेट कुछ अलग प्रकार का है, तो उनको फिर कुछ समझदारी दिखानी पड़ती है कि वो अपने स्टोमेटा दिन में नहीं खोल सकते, उनको रात में ही खोलने होते हैं, राइट. तो स्टोमेटा का कनेक्शन CO2 को अंदर लेने से है, फोटोसिंथेसिस के एंगल से. और वाटर बजट के हिसाब से बात करें तो पानी का लॉस स्टोमेटा की ओपनिंग से जुड़ा हुआ मामला होता है. तो जब आप बात करें कि whenever plant have to intake or that have to operate the dark reaction,
it have to consume CO2, or whenever the plant have to consume CO2, it will have to open its stomata. And whenever the plant opens stomata, there is no chance and there is no option with the plant to escape water loss. तो बहुत बड़ी समस्या होती है कि अगर उसने खाना खाने के लिए स्टोमेटा खोला तो पानी उसको एज ए कॉस्ट लॉस करना पड़ता है। तो पानी की कीमत के ऊपर CO2 को ग्रहण करते हैं पौधे और फिर बना करके देते हैं। वो फोटोसिंथेट्स हैं, उनसे पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। तो CO2 कंज्यूम होती है, वाटर कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, और पौधे फोटोसिंथेसिस का जो डार्क फेज है जिसको C3 के रूप में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ऑपरेट कर लेते हैं। तो ब्रॉडली हमने इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, अब हम इसको मैकेनिज्म वाइज समझते हैं कि पूरा जो साइकिल है वो किस प्रकार से रन करता है और केमिकल कन्वर्जन या किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज द राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो दिस इज द कंडीशन। इसमें कार्बन नंबर 1 और 5 कहाँ पे लगाने हैं मुझे? 1, 5 है ना, तो इसमें 1 कौन सा है? क्योंकि फॉस्फेट एक तो यहाँ पे है और एक फॉस्फेट यहाँ पे है, तो ये 1 है या ये 5 पोजीशन है, कौन सी है ये? अलका, ये कार्बन नंबर पोजीशन स्केलेटन देख करके IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कार्बन नंबर 1 है या 5 है? क्यों? हाँ, देखो यहाँ इसको 1 माने तो इसको 5 बना देंगे, इसको 5 माने तो इसको 1 बना देंगे, लेकिन आपको ध्यान इस पे भी देना पड़ता है कि इसको नंबरिंग है वो सबसे शॉर्ट कब मिलेगी? जब आप इसको 1 बोलेंगे। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो 5 कार्बन का एक ढांचा है, दिस इज द 5 कार्बन स्केलेटन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर फॉर्म है ना, राइट? तो जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो होवार्थ फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला, ठीक है ना, ये सब आपने डिस्कस किए थे। तो लीनियर फॉर्म है। और कोई लीनियर कब हो जाता है, बिल्कुल से ओपन कब हो जाता है? आप तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत आराम से जानते हैं, आप बता सकते हैं कि कोई चैन के रूप में और कोई गोल हो जाता है, तो गोल कब होना चाहिए और खुल कब जाना चाहिए? खुलना कब होता है? जब किसी से बात करनी होती है। खुलना कब होता है? जब किसी से बात करनी होती है। किसी से बात करने का मतलब किसी से जुड़ना होता है। तो जब इसको वाटर के साथ में इंटरेक्ट होना होता है, जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म्स होती हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल सुगर्स हैं, कुछ अनसोल्यूबल सुगर्स होती हैं। तो अनसोल्यूबल जो सुगर्स हैं वो ऐसी नहीं होती हैं, वो पानी से बात नहीं करती, वो खुद ही खुद के साथ बात कर लेती हैं। पानी से बात करने के लिए उनके जो पार्ट्स हैं, मोइटीज हैं, वो फ्री अप नहीं होते। हाँ, यहाँ पे ये चीजें देखिए, दे आर फ्री टू टॉक विथ वाटर, ठीक है ना। तो नेचर वाइज कि ये क्यों खुला है, इसने अपनी बाहें क्यों खोल रखी है, क्योंकि ये पानी का वेलकम करने के लिए तैयार है। ये बाइंड कर सकता है उससे, ठीक है। तो लीनियर कोई तभी होता है जब वो उसके हाथ पैर कोई पकड़ ले और वो खुल जाता है ना, जस्ट लाइक दैट। हाँ, कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दिस इज राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और हमारे साइकिल के अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज ए एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। कि CO2 को एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट करता है RUPP। ओके, तो दिस इज द एंजाइम रूबिस्को, जिसकी प्रेजेंस के अंदर कार्बोक्सिलेशन होना है, यानी कि रूबिस्को
अपने इस C की प्रॉपर्टी को यूज करेगा, यानी कि अपनी जो पावर है कार्बोक्सिलेशन का इस्तेमाल करके वो RuBP का कार्बोक्सिलेशन करेगा, और कार्बोक्सिलेशन करेगा तो हमारे पास कंपाउंड बन करके आएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने की बात करें, अगर हम जो केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करें और बैलेंस करके उसका पूरा बजटिंग करें, तो बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी हैव टू कंज्यूम 3CO2 और 3 H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, 6H+ यहाँ रिलीज हो जाएंगे। राइट। और आपके पास 3-फॉस्फो ग्लिसरेट, यानी कि आपने तो ये कह दिया कि यहाँ से हम 5 कार्बन का स्केलेटन लेंगे, यहाँ से 3 कार्बन उसमें और जोड़ेंगे और फिर हमारे पास हो जाएंगे दिस इज 8 कार्बन, और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 3 कार्बन। तो ये क्या हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर आपके पास है कोई? ठीक है, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे उसके लिए एक बार आप इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब आप पूरा साइकिल डिस्कस कर लेंगे कि आपने कहाँ कितने कार्बन डाले थे, आपको कितने कहाँ मिल गए, फिर आपको क्या चाहिए, तो ये चीज आपके सामने निकल करके आएगी। एक बार अगर आप ऐसे देखते हैं कि आपने 5 कार्बन लिए, 1 कार्बन यहाँ डाला, 6 कार्बन थे, आपके पास 3 कार्बन के 2 स्केलेटन बन करके आ जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो स्टेप है वो रिडक्शन था, और रिडक्शन फेज के अंदर हमारा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है उसके साथ जो फॉस्फेट है वो जोड़ा जाएगा। तो फॉस्फेट जोड़ने का काम काइनेज एंजाइम करते हैं, और इनका जो सबस्ट्रेट है वो फॉस्फोग्लिसरेट है, तो एंजाइम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि ये उनका सबस्ट्रेट है। तो जब ये काइनाइजेशन कोज करेंगे तो जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, कि दिस इज द थर्ड पोजीशन, अब इन्होंने पहली पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट और जोड़ दिया है, तो अब ये बन गया 1,3-बिस-फॉस्फो। तो जस्ट लाइक चार्जिंग जैसा कुछ है कि पहले इसके पास ओनली 1 फॉस्फेट था, और काइनेज ने जब काम किया तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट और जोड़ा गया, क्योंकि दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ए हाईली एक्टिव फॉर्म, रिएक्टिव हो गया, ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है, ज्यादा क्रियाशील हो गया। इसके बाद में अगली स्टेप के अंदर क्या होना है कि इसका रिडक्शन होना है। तो जो H+ हैं वो इसमें से इसके साथ में जोड़े जाएंगे। वो कहाँ से आएंगे? NADPH से आते हैं। NADPH जब अपने H+ दे देगा तो वो NADP+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कहाँ से आते हैं? आपके पास आंसर था कि दे आर कमिंग फ्रॉम लाइट रिएक्शन, ठीक है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। ये कहाँ से आया? आपके पास आंसर है फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से आने वाले ATP, NADPH ये सारे रिडक्शन साइकिल में भी कंज्यूम होते हैं और रीजनरेशन वाले में भी कंज्यूम होते हैं। हाँ, जब हम बात करते हैं कि NADPH एक कोफैक्टर होता है, जब ये रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो एंजाइम कौन होंगे? डिहाइड्रोजिनेज कैटेगरी के एंजाइम होते हैं। इन्होंने क्या किया? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इनका पूरा नाम हो जाएगा, राइट। और ये जो प्रोडक्ट बना करके देंगे वो होगा ट्रायोस फॉस्फेट, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट। और ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब ये कि ये 3 कार्बन की शुगर है, ट्रायोस शुगर है। और यहाँ पे 1 इज ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, दिस इज ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये जो है दिस इज DHAP। ये क्या होता है? DHAP क्या है?
पुनित, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट याद आ रहा है क्या आपको? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, देखिए थोड़ा सा ही अंतर होता है। दिस इज एल्डिहाइड शुगर एंड दिस इज कीटो शुगर। तो ये एल्डिहाइड फॉर्म और कीटो फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। ग्लाइकोलाइसिस में भी आपने ऐसा लिया था, राइट? तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों में ही 3-3 कार्बन के हैं। ये एक एल्डिहाइड शुगर है एल्डोस टाइप का, और दूसरा कीटोन ग्रुप वाला कीटो शुगर है। तो दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो 3 कार्बन का स्केलेटन है वो आपके पास यहाँ पे बन करके आ जाता है। और दिस इज द कि अगर ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना भी तो वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पैरेंटल कंपाउंड या जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसके रूप में ये बन करके आता है, बिल्डिंग ब्लॉक। कि आपने यूज किया था एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, आपने उसमें CO2 कार्बोक्सिलेशन से जोड़ दिया, आपने कहा कि बीच में ये बना, अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल करके आ गया? वी विल फाइंड ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन का। अल्टीमेटली हमारा प्रोसेस क्या चल रहा था? हमारा प्रोसेस चल रहा था 5+1 को जोड़ करके आपने 6 बनाए थे। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी CO2 अभी निकला नहीं है, CO2 केवल आपने एक बार जोड़ा था। तो 5+1 किया तो वी विल गेट 6 कार्बन स्केलेटन, और यहाँ पे वो स्प्लिट हो गया था। तो ये 2 मॉलिक्यूल है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, देन आफ्टर हमारा सारा जो मैटर है वो जाएगा रीजनरेशन की। 2 चीजें हमारी बच गई हैं कि दोबारा से रीजनरेट कैसे होता है, हमारे जो RUBP है वो वापस से बन करके कैसे आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इन चीजों को समराइज करें तो कुछ ऐसा है कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है, दिस इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक एल्डोस शुगर है, एक कीटो शुगर है। तो ग्लिसरेल्डिहाइड कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। तो ये केवल आइसोमराइजेशन होगा। तो जो हमारे आइसोमरेज एंजाइम्स हैं वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि एल्डिहाइड फॉर्म को कीटो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो कीटो में चेंज हो जाएंगे। और वन थिंग, अगर आप इस एरो को फॉलो करें तो यहाँ जो आ रहा है, ये जो एल्डोज काम कर रहा है, इसने एज ए सबस्ट्रेट किनको यूज किया? इन्होंने एज ए सबस्ट्रेट एक तो आपने लिया ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का, और दूसरा लिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का। तो एक 3 कार्बन इधर से आ रहे हैं आपके पास, और 3 कार्बन हम यहां से ले रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 6 कार्बन का स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। ओके, और उसके बाद में जो बाइफॉस्फेट है इसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। तो जब भी आप फॉस्फेट को जोड़ते हैं तो काइनेज का रोल आता है, और जब फॉस्फेट को रिमूव करते हैं तो देयर विल बी अ रोल ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। तो हमें यहाँ पे फॉस्फेटेज का रोल लेना पड़ेगा, और फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ से क्या करेगा, जो बिस फॉस्फो कंडीशन है, बिस को वो सिंगल फॉस्फेट कंडीशन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो पहली पोजीशन वाला फॉस्फेट है दैट विल बी रिमूव्ड, और रिमूव कौन करेगा? फॉस्फेटेज। तो ये बन गया हमारे पास 6 कार्बन का एक स्केलेटन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये तो हमारी एक लाइन हुई। इसके एल्डोलेज क्या करता है? आप ग्लाइकोलाइसिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसी बात है। देखो एल्डोलेज का जो रियल काम होता है वो होता है कंडेंसेशन करना।
आप इसको 3-3 कार्बन के 2 ढांचे दे रहे हैं तो ये उनको जोड़ करके 6 कार्बन का बना रहा है। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में ये काम करेगा तो 6 वाले के टुकड़े कर देगा 3-3 कार्बन में। तो जब आप ग्लाइकोलाइसिस में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं तब तो आप यहाँ होते हैं, और जब आप फोटोसिंथेसिस में इसका रोल ले रहे होते हैं तो आप इसको यहाँ ले रहे होते हैं। तो बाई डायरेक्शनलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेकर के ये बात में अकॉर्डिंग आप पूछ रहे थे कि अगर आपको जोड़ना है तो कंडेंस कर देगा, और जब आपको स्प्लिट करना है तो उनको वो ब्रेक डाउन कर देगा। हाँ, एंजाइम का नाम एल्डोलेज बाई डायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, यहां हमें जोड़ना है तो ये कौन सा काम करेगा, कंडेंसेशन कर रहा है इनका। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे आपने कंज्यूम करा लिए 3 कार्बन और 3 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन आपको यहाँ मिल गए। ओके, इसके बाद में दूसरा देखिए, यहाँ पे आपके पास आया दिस इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 3 कार्बन का है, और आप इसमें जो जोड़ रहे हैं दिस इज एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एरिथ्रोज 4 कार्बन की शुगर होती है। ठीक है, ये 4 कार्बन की शुगर आपके पास कहां से आती है? वैसे तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा हमें इनमें इतना कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें पता रहना चाहिए। देखिए, इस लाइन को अगर आप फॉलो करें, ये काफी सारे पाथवे हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, और ये आपस में मिलकर के एक साथ एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो हम डार्क रिएक्शन में ले रहे हैं। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग 3 कार्बन, दिस इज फ्रॉम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहां से आ रहे हैं, और ये आपके पास 6 का फ्रक्टोज बन गया था। तो यहां तक आप फॉलो करते हैं तो 3 कार्बन, यहां से 6 कार्बन, तो यहां हमारे पास आ जाएंगे 9 कार्बन। और जो 9 कार्बन का जो स्केलेटन हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, दैट विल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। तो ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन का तो यहां आ गया, तो 9 में से 5 तो आपने यहां पहुंचा दिए, और रिमेनिंग 4 हैं वो यहां पे हैं, 4 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ इरिथ्रोज। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे ट्रायोस शुगर भी बनती है, एल्डोस शुगर भी बनती है, कीटोस शुगर भी बनती है, हेक्सोज भी बनती है, पेंटोज भी बनती है, और जो टेट्रोज है वो भी बनती है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ से ये मिलना है कि अल्टीमेटली यहाँ से 4 कार्बन का इरिथ्रोज आ रहा है और 3 कार्बन का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ रहा है, तो यहाँ ये 7 कार्बन का स्केलेटन बन जाएगा, एंड दिस इज हेप्टुलोज, सैडू हेप्टुलोज, जो 7 कार्बन का शुगर होता है। तो 6 वाले भी बनते हैं, 5 वाले भी बनते हैं, 4 कार्बन वाले भी बनते हैं, 3 कार्बन वाले भी बनते हैं, 7 कार्बन वाले भी बनते हैं। और जो सैडो हेप्टुलोज जो बना, सैडो 7 कार्बन का है और इट हैज 2 फॉस्फेट, तो यहाँ पे अगेन एक फॉस्फेटेज काम करके इसका फॉस्फेट जब निकाल देगा तो दिस विल बी सिंगल फॉस्फेट कंडीशन सैडो हेप्टुलेज। अगर हम फर्दर इसमें देखें तो यहाँ ये जो एरो आ रहा है इसको फॉलो करें तो 7 कार्बन का सैडो हेप्टुलेज आपके पास आ गया, और 3 कार्बन का आप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ले रहे हैं, और यहाँ आपके पास आ जाएंगे 10 कार्बन का स्केलेटन। और ये अगेन ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे आपने स्प्लिट कराया था, सिमिलरली यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज इसको स्प्लिट कर रहा है। दिस इज द राइबोज 5 फॉस्फेट, ये 5 कार्बन का है, एंड दिस इज द जाइलोज 5 फॉस्फेट, ये भी 5 कार्बन का है। So we have created a compound of the 10 carbon skeleton, and after the action of transketolase it is being splitted into xylulose जो भी 5 का है, and ribose that is again of 5 carbon. तो 10 कार्बन का इंटरमीडिएट स्प्लिट कर जाता है 5 कार्बन एंड 5 कार्बन, ये जाइलुलोज है और ये राइबोज है। ओके, फर्दर अगर हम बात करें तो हमारा जो राइबोस है वो राइबुलोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंजाइम कौन काम करेगा, दैट विल बी आइसोमरेज,
क्योंकि हमें वापस से रीजनरेट करना है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, तो राइबोज शुगर को राइबोलोज में कन्वर्ट करना है, तो आइसोमरेज करना पड़ेगा इसको, तो आइसोमरेज एंजाइम का रोल आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ देखिए कि दिस इज 5 कार्बन जाइलुलोज, और ये भी एपिमरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर राइबोलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बता सकते हैं इनमें क्या चेंज हो गया? आपको एपिमरेज एंजाइम क्यों लेना पड़ा यहाँ पे? अंतर किस चीज का है? अंतर केवल यहाँ का है, इसको लेकर के ये एपिमर है, ठीक है। तो जाइलुलोज और राइबुलोज आपस में एपिमर है, और ये एपिमराइजेशन कराएगा कौन? एपिमरेज एंजाइम कराएंगे। तो अभी कार्बन लॉस नहीं हुआ है, कार्बन लॉस कहीं भी नहीं हुआ। हाँ, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, बस जुड़ता जा रहा है। फॉस्फेट को जरूर आपने निकाला है, तो फॉस्फेट का कार्बन से रिलेशन नहीं है, फॉस्फेट हमने जरूर हटाए हैं, लेकिन कार्बन जितने थे वो ही चल रहे हैं। ओके, आपने अल्टीमेटली क्या बना लिया? अल्टीमेटली हमने राइबोलोज बना लिया, जाइलुलोज से बना लिया, राइबोज से बना लिया, ठीक है ना, 5-5 कार्बन के राइबोलोज बना लिए। अगर हम फर्दर यहाँ से इसको फॉलो करके देखें तो यहाँ भी हमें सेम पिक्चर नजर आ जाएगी कि 5 कार्बन का जाइलुलोज था, आपने उसको एपिमरेज कर दिया, सेम वही कंडीशन, तो यहाँ से क्या बन गया? राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये भी 5 कार्बन का, राइट। और अगर आप इस पिक्चर को अब एक साथ कंबाइन देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वी हैव 5 कार्बन, we have 5 कार्बन and we have 5 कार्बन। ये हमारे पास 1, 2 and 3, 3 राइबोलोज है, और एक राइबोलोज 5 कार्बन का है, और 5-5 के 3 हमारे पास आ गए, तो 5 कार्बन इंटू 3 इज इक्वल टू 15 कार्बन, तो 15 कार्बन हमारे पास आ चुके हैं। और फिर हम इसमें क्या करते हैं? दिस इज द रीजनरेशन फेज की जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिस फॉस्फेट में, कि जो ओनली 5 था उसकी पहली पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट और लगाया जा रहा है। तो दिस इज बीइंग कन्वर्टेड बाय काइनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम है राइबुलो शुगर है ना, राइबुलो के लिए राइबुलो शुगर, उसके ऊपर फॉस्फेट को जोड़ने वाला काइनेज। देखिए यहाँ पे राइबुलोज के कितने हैं? 3 हैं, और तीनों की हालत क्या है? 5 राइबुलोज, और आपको क्या बनाना है? 1,5 बिस राइबुलोज बनाना है। तो आपको 3 फॉस्फेट चाहिए, और तीनों फॉस्फेट आपको 3 एटीपी से लेने होते हैं, तो 3 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास 3 राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट प्राप्त हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? इस पूरे को आप समराइज करें तो आपको यहाँ पे टोटल 15 कार्बन मिल गए। 15 कार्बन किस रूप में मिल गए? 3 स्ट्रक्चर हैं 5-5 कार्बन के, 3 into 5C। ओके, और जब आप इनको रन कराते हैं तो हमें कंज्यूम करने होते हैं 3 CO2 एक के साथ में। ये एक के साथ में एक CO2 जोड़ते हैं तो 3 के साथ में 3 CO2 जोड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है, ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आना है वो क्या आ जाएगा कि 15 कार्बन हमारे पास यहाँ पे थे, 3 कार्बन आपने यहां से जोड़े, दिस विल बी 18 कार्बन। और जब हम इसको डबल कर दें,
अगर आप इस टोटल को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो फिगर हमारा कहाँ चला जाएगा कि देयर विल बी 30 कार्बन आप इनपुट में डाल रहे हैं और 3 की जगह पे 6 कार्बन आप उसमें ऐड कर रहे हैं। 6 कार्बन ऐड करें इसका मतलब 6 CO2 ऐड हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको रिटर्न हो जाता है 30 कार्बन। यानी कि पिक्चर आपको सारा समराइज करें तो ऐसा बता रहा है कि 30 कार्बन आपने इनपुट किए, 6 कार्बन आपने CO2 के उसमें ऐड किए तो टोटल 36 बनते हैं और 36 में से आप 30 वापस बना लेते हैं क्योंकि ये रीजनरेशन था ना, रीजनरेशन। तो 30 इस्तेमाल करके 36 बनाए और 30 वापस निकाल लेते हैं तो लॉस एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना ओनली 6 कार्बन का, दैट इज हेक्सोस। देखिए काम ऐसे था कि हम RuBp यूज करते हैं 5 कार्बन का, लेकिन अल्टीमेटली हम कितना बजटिंग कर रहे हैं इसका 30 कार्बन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 RuBp आपको चाहिए। 6 RuBp 6 CO2 को पकड़ेंगे और जब ये पूरा साइकिल 6 के मल्टीप्लाई में आप इसको ऑपरेट करेंगे या 6 साइकिल जब ऑपरेट हो रहे हो तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि 6 कार्बन आपके पास इकट्ठे हो जाने चाहिए और वो 6 कार्बन हमारे पास इकट्ठे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सोस सुगर। जो यहाँ पे आपने ट्राई, ये सारा जो ये लाइन जो बच गई थी, दिस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेट, इससे सुगर्स बनते हैं। यहाँ पे वो ट्रायोस, इसका मतलब कि 2 गुणा 3 कार्बन है ट्रायोस। तो यहाँ से आप 6 कार्बन की शुगर बनाएंगे। बाकी आपने नीचे जो भी लिया, यहाँ पे आपने ऐड किए थे 6 CO2, तो इसके बाद में बस यहाँ तक का मामला था कि आप इसमें से 6 ऐड करते हो और 6 निकाल लेते हो। बाकी सारा जो बच गया वो सब वापस 30 का ढांचा कैसे बन करके आता है, स्केलेटन कैसे बन करके आता है, वो सब रहेगा। समझ सकते हैं बात को? समझ सकते हैं? क्लियर है ना संगीता? ठीक है, चलो ठीक है ना। वैसे कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आपको बस तो इसका जनरल एक ओवरव्यू और असेप्टर कौन है, रीजनरेशन क्या है, कार्बोक्सिलेशन क्या है, बहुत बेसिक बातें थी, वही पता होनी चाहिए, ज्यादा कोई इश्यू नहीं था। ये यहाँ पे सारी रिएक्शंस को समराइज किया हुआ है कि जो भी रिएक्शंस थी कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। ये मेन एंजाइम है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम रूबिस्को बोल रहे थे। तो दिस इज द मेन एंजाइम। करता क्या वो यहाँ पे समराइज कर रखा है कि 6 CO2 को कंज्यूम करेंगे, 6 H2O कंज्यूम होंगे, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं तो 6 से कितने बनेंगे, 12 बन जाएंगे और 12 H+ रिलीज होते हैं। तो बजटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई आप कैसे बैलेंस करते हैं। हाँ, नेट क्या आता है ओवरऑल जब पूरा साइकिल ऑपरेट हो जाता है तो नतीजा क्या है उसका? बैलेंस शीट आपको क्या बता रहा है कि यू पुट 6 CO2, यू पुटेड 11 H2O, 12 NADPH कंज्यूम होते हैं, 18 ATP कंज्यूम होते हैं। ये C3 साइकिल का बजट है, राइट। आपको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि 6 कार्बन का एक शुगर मिल जाता है, 12 NADP प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, और 6 H+ जनरेट होते हैं, 18 ADP हैं, इनके फॉस्फेट कंज्यूम हो जाते हैं, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और RuBp को इसमें नहीं दिखाया हुआ कहीं भी, क्योंकि वो काम में आ जाता है और वापस बनता रहता है, तो वो बैलेंस है कि एक बार इनपुट है एक बार उसका आउटपुट है, तो वो नेट में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो रिसाइकलिंग में बार बार आता रहता है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं है।
तो अल्टीमेटली यहाँ पे 6 कार्बन को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के रूप में जमा करने के लिए आपको 11 H2O की जरूरत पड़ती है, 12 NADPH की जरूरत पड़ती है, 18 ATP की जरूरत पड़ती है टू फिक्स 6 CO2। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें C3 साइकिल के 6 साइकिल काम में लेने पड़ते हैं और उसकी कीमत होती है 6 CO2, 11 H2O, 12 NADPH और 18 ATP। तो ये थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, इस चीज को आप तो याद रखें कि हाँ, ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारा यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है। तो ये तो पहली बात थी कि जो कार्बोक्सिलेशन हम करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है वो स्प्लिट क्यों कर जाता है, क्योंकि राइबोलोज ये 5 कार्बन का आपने लिया था और बनता हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये 6 कार्बन वाला टूट क्यों जाता है? तो दिस इज द अनस्टेबल की जो ब्रैकेट में आपने लिखा है, दिस इज रिप्रेजेंट टू अनस्टेबिलिटी कि ये एनर्जेटिकली फेवर्ड नहीं है। तो दिस इज द इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिएंट है, थोड़े समय के लिए बनता है, अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है। तो ये टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, क्या आप इस लाइन को अब समझ सकते हैं कि केल्विन साइकिल स्टोइकियोमेट्री आपको क्या सजेस्ट करती है कि ओनली 1/6 of the triose phosphate is used for सुक्रोज और स्टार्च फॉर्मेशन। कि जो ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं उनके 1/6 ही काम में आते हैं। क्या आप इसको समझा सकते हैं? इस लाइन ने आपको क्या मैसेज दिया है? पुनीत, समझा सकते हो? देखो, अल्टीमेटली आपके पास 36 कार्बन आए थे ना जब आपने 30 + 6 को किया तो, और 36 कार्बन, और आप कहें कि C3 का मामला, तो आप कहेंगे कि भाई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का है, राइट? तो अगर आपके पास टोटल 36 कार्बन हो और 3-3 कार्बन की कितनी चीजें बनेंगी, तो आपका आंसर आएगा कि 36/3 = 12 है। यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इनका टोटल काउंट देखेंगे तो वो हो जाएगा 36 कार्बन का। अब आपके पास जो ये 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6 का मतलब हो गया कि आप इसके 12 के टुकड़े कर दीजिए। 12 का 1/6 तो हो जाएगा 2 और बाकी बच गए 10। ठीक है, ये 10 तो वापस काम आ जाते हैं रीजनरेशन ऑफ RuBp। तो आपने कितने कंज्यूम कराए थे? 30 कार्बन। तो आपने RuBp कितने काम में लिए? RuBp आपने काम में लिए थे 6। ठीक है, क्योंकि एक RuBp 5 कार्बन का था तो टोटल 30 यहां से हो रहे थे, और आपको 10 क्या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो एक 3 कार्बन का है, तो 30 कार्बन वापस कहाँ मिल जाएंगे आपको? यहाँ मिल जाएंगे। रीजनरेशन के बाद में आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp। उनका बजट कितना है? 30 कार्बन का, और प्रोडक्ट के रूप में जो बनकर के आएगा वो ओनली 2, और एक ग्लिसरल्डिहाइड फ्री फॉस्फेट कितने का है? 3 कार्बन का है। तो दिस इज ओनली 6 कार्बन। ये हमारे पास हेक्सोस शुगर में कन्वर्ट हुए हैं।
तो वैसे कहें तो आपने जो कार्बन डाले थे वो हेक्सोस में आ गए, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरी साइड से कहें कि भाई जितने ट्रायोस बनते हैं उनके 1/6 ही शुगर में कन्वर्ट हो पाते हैं, बाकी बचे हुए जो हैं 5/6 वो कहाँ चले जाते हैं, रीजनरेशन में काम आ जाते हैं। यानी कि ऐसा हुआ कि आपने जो डाला वो मिल जाता है और जो उसने ऐड किया वो हेक्सोस बन जाता है। समझ गए बात को? और ये जो आपका रीजनरेशन है इसमें सब आ जाएगा कि 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 7 वाले वो सब बनते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो हम यहाँ से इस सेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कुछ और चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वी कैन कंप्यूट द मैक्सिमल ओवरऑल थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, कि एनर्जेटिकली ये जो सिस्टम है वो कितना दक्ष है, कितना एफिशिएंट है, उसकी अगर हम बात करें। इफ वी नो द एनर्जी कंटेंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट दी, और द मिनिमम क्वांटम रिक्वायरमेंट की मोल्स ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड, कि CO2 का एक मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए कितने क्वांटा मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए होते हैं, उनको अगर हम देखें और हमें ये पता हो कि एनर्जी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसमें कितनी स्टोर्ड हुई, तो कितना आपने डाला उसमें, कितना आपने कार्बोहाइड्रेट बना लिया, तो डाला कितना और आपको मिल कितना गया, उससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि क्या जितना डाला उतना जमा हो जाता है या कुछ कम होता है। तो दैट इज द मैटर ऑफ एफिशिएंसी। तो जो रेड लाइट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम जो ब्लू लाइट, रेड लाइट ये कंज्यूम होती है, तो रेड लाइट एट 680 नैनोमीटर कंटेन्स 175 किलो जूल पर क्वांटम मोल ऑफ फोटोन। तो वहां पे रेड लाइट का जो एक फोटोन मॉलिक्यूल है, एक जो क्वांटम मॉलिक्यूल है फोटोन का, उसमें 175 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है। द मिनिमम क्वांटम रिक्वायर्ड, और ऐसे हमें कितने रेड लाइट के कितने क्वांटम मॉलिक्यूल हमें चाहिए, इज यूज्ड यूजुअली कैलकुलेटेड टू बी एट फोटॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड। तो CO2 का एक मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए आपको कितनी जरूरत है, 8 क्वांटम फोटॉन की जरूरत है, और एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी है, 175। तो 175 इंटू 8 हो जाएगा ये, राइट। तो ऑल्दो द नंबर ऑफ ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली इज 9 to 10, कि एक्सपेरिमेंटली जब हम काम करते हैं तो हमें जो जरूरत होती है वो 8 नहीं, 8 से ज्यादा की पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि सिस्टम के अंदर तो इसकी वैल्यू 8 फोटोन ही आती है, कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल जमा करने के लिए 8 फोटोन की ऊर्जा चाहिए होती है। जब हम इसी काम को सिस्टम से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराएं या इन विट्रो कराएं तो हमें ज्यादा चाहिए होता है। इसका कोई आंसर है क्या आपके पास? भाई इन विवो आप सिस्टम के अंदर जाते हैं तो आपको 8 क्वांटम चाहिए, और इन विट्रो जाते हैं तो आपको 8 से ज्यादा यानी कि 9 या 10 चाहिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लग रही है, सिस्टम से बाहर ज्यादा ताकत क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि सिस्टम से बाहर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो उतने एफिशिएंटली हम डेवलप नहीं कर सकते। सिस्टम डिजाइंड है इवोल्यूशन के प्रेशर में, वो वहां पे सब सारी चीजें, सारे पार्ट्स, सारा कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सब नहीं है, तो हमें एक्सेस एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द मिनिमम लाइट एनर्जी नीडेड, कितनी लाइट आपको चाहिएगी टू रिड्यूस 6 मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो 6 CO2 आपको जोड़ने पड़ेंगे टू ए मोल ऑफ हेक्सोस, तभी आपका 6 कार्बन वाला हेक्सोस बनेगा। इज अप्रोक्सीमेटली कि 6 कार्बन चाहिए, 6 CO2 चाहिए, एक CO2 के लिए 8 क्वांटम चाहिए, एक क्वांटम की ऊर्जा 175 किलो जूल आपने मानी है, तो दिस इज टोटल
8400 किलो जूल। तो ये तो इनपुट है कि अगर हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक हेक्सोज में जमा करना चाहें तो हमें 8400 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर हम हमारे फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, 680 नैनोमीटर वाली रेड लाइट यूज करते हैं तो, राइट। तो दिस इज द इनपुट। तो हाउ एवर ए मोल ऑफ हेक्सोज, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन करके आएगा, जैसे कि फ्रक्टोज है, जब उसका हम ऑक्सीडेशन करें तो यील्ड्स ओनली 2804 किलो जूल। तो आपने इनपुट तो डाला एक हेक्सोज के लिए 8400 का, और हेक्सोज से जो आपको मिलती है वो है 2804, यानी कि आपका इनपुट तो है ज्यादा, और हेक्सोज को अगर हम बर्न करें तो उससे मिलता है कम। तो दिस इज व्हेन टोटली ऑक्सीडाइज। जब हेक्सोज को हम डाइजेस्ट करें या उसको रेस्पिरेशन में अगर हम बर्न करें तो हमें टोटल कितना मिलता है, ओनली 2804 किलो जूल मिलता है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, कि आपने डाला 8400, आपको जो बना उसमें है आपके पास 2804, तो एफिशिएंसी क्या हो गई कि जब हम इसको कंपेयर करें, जब इसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी निकल करके आएगी कि द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 33% ओनली। कि जो सिस्टम है वो सिस्टम जब फोटोन एनर्जी को इस्तेमाल करके लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये सब कराते हैं हम, और C3 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि भाई एक हेक्सोज के लिए आपको 6 CO2 मॉलिक्यूल जमा करने पड़ेंगे। एक CO2 मॉलिक्यूल को जमा करने के लिए आपको 8 क्वांटम एनर्जी की जरूरत है, और आपको ऐसा 6 CO2 के लिए करना है, एक क्वांटम में आपको 175 किलो जूल एनर्जी इनपुट है उसका, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें केवल उसका 33% ही है। तो दिस इज द रिमेनिंग एनर्जी की 100% में से जो ओनली 33% आपके हाथ में आती है हेक्सोज के रूप में है, रिमेनिंग है वो लॉस्ट हो गई है। तो एफिशिएंसी ओनली 33% है सिस्टम की। So, however, the most of the unused light energy is lost in the generation of ATP and NADPH by the light reaction rather than during operation of the Kelvin cycle. तो जो मोस्टली ताकत है वो ATP और NADPH को बनाने में कंज्यूम हो जाती है, और केवल 33% एनर्जी ही जो हेक्सोज है उनमें स्टोर्ड हो पाती है। और इसको हम एक स्टेप और आगे ले जा करके भी देख सकते हैं कि भाई ATP और NADPH का मामला क्या रहता है, उसको हम इसमें फर्दर ऐड कर दें तो वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द केल्विन साइकिल मोर डायरेक्टली बाय कंप्यूटिंग द चेंजेस इन द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH व्हिच आर 29 किलोजूल एंड 217 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। कि अगर आप ATP को तोड़ोगे तो ATP को आपको तोड़ने पे एनर्जी कितनी मिलती है, दिस इज द 29 किलो जूल, और जब आप NADPH को ऑक्सीडाइज करोगे तो इससे मिलेगी आपको 217 किलो जूल, राइट। तो अभी हमने जो साइकिल ऑपरेट किया था, साइकिल का हमने नेट रिजल्ट देखा था, अगर हम उसकी तरफ जाएं तो we saw in the list summarizing the Kelvin reaction that the synthesis of one molecule of fructose, उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि जब आप 6 CO2 मॉलिक्यूल को ऐड करते हो तो 12 NADPH चाहिए होते हैं और 18 ATP चाहिए होते हैं। तो एक NADPH से आपको 217 किलो जूल मिलती है, एक ATP के अंदर तो 29 किलो जूल एनर्जी होती है, तो 12 NADPH लग जाते हैं और 18 ATP लग जाते हैं। तो ये कॉस्ट हम इनकी निकाल सकते हैं कि ATP आपने कितने लगाए, NADPH आपने कितने लगाए, ठीक है। तो अगर हम कंज्यूम होने वाली एनर्जी जो कि ATP एंड NADPH की फॉर्म में हम देते हैं उसको हम देखें कि देयरफॉर द केल्विन साइकिल कंज्यूम, ये NADPH के अकॉर्डिंग है कि 12 NADPH कंज्यूम हो रहे हैं और 18 ATP कंज्यूम हो रहे हैं, तो दिस इज 3126 किलो जूल इन द फॉर्म ऑफ NADPH एंड ATP। और अब जो बाकी बच गई रिजल्टिंग इन ए थर्मोडायनेमिक efficiency close to 90%।
कि टोटल आपने रेड लाइट से कितनी दी, टोटल आपने जो रेड लाइट से बात की थी वो आपके पास आ रही थी, दिस इज एट 400। तो लाइट रिएक्शन में आपने इनपुट कितना दिया, ये तो लाइट रिएक्शन का इनपुट है, और लाइट रिएक्शन ने आपको एटीपी एंड एनएडीपीएस दिए थे ना, वो कितनी ताकत थी पर हेक्सोस के हिसाब से कितना कंज्यूम हुआ था आपका, 3126 किलो जूल। और जो बनकर के आता है, बनकर के आता है वो है हेक्सोस, और हेक्सोस में कितना था 24 जो आपका फिगर आया था, दिस इज 2804। तो यहां से अब ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको एफिशिएंसी है वो और भी फाइन लेवल पे दिखाई देगी कि आपने जो लाइट दी वो तो थी 8400 किलो जूल एनर्जी वाली, आपको मिलता है ओनली हेक्सोस जिसमें ताकत है 2804 किलो जूल। आप कहते हैं कि ये कन्वर्जन की जितनी लाइट थी उसमें आया कितना, दैट इज ओनली 33%। दूसरे तरीके से देखें तो आपको पिक्चर ऐसे दिखने वाली है कि हमने एटीपी और एनएडीपीएच में कितनी ताकत दी, टोटल 3126 किलो जूल, और हमें हेक्सोस में कितनी मिल जाती है 2804। 3126 आपने दी और आपने स्टोर कितनी कर ली 2804, तो दिस इज नियर अबाउट 90%। कि जो डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन है वो लगभग 90% एफिशिएंट है, और जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस है वो ओनली 33% एफिशिएंट है। यानी कि लाइट रिएक्शन में बहुत सारा एनर्जी है वो वेस्ट हो जाता है, और वो कहाँ वेस्ट हो गया, एटीपी एंड एनएडीपीएस को बनाने के लिए। और जब एटीपी एंड एनएडीपीएस बन जाते हैं तो उनकी तो लगभग 90% ताकत है वो हेक्सोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइट रिएक्शन में वेस्टेज है थोड़ा एनर्जी का, और डार्क रिएक्शन के अंदर लगभग 90% जो एनर्जी है वो हेक्सोस में कन्वर्ट कर दी जाती है। समझ पा रहे हैं? इट इज क्लियर चंचल? ठीक है ना, ओके ना। ठीक है, an examination of these calculations show that the bulk of energy required for the conversion of CO2 to carbohydrate comes from NADPH। कि मोस्टली जो एनर्जी है वो NADPH की आती है, दैट इज 2 मोल NADPH, और एक के अंदर जो 52 किलो जूल एनर्जी है दिस इज 104 किलो कैलोरी, और जो 3 मोल है एटीपी के वो कंज्यूम होते हैं, तो दिस इज ओनली 21। तो रोल तो दोनों का ही था, लेकिन जो बड़ा रोल है कि दैट इज द NADPH, ज्यादा एनर्जी वो किसकी कंज्यूम होती है, NADPH का रोल बहुत बड़ा है। तो 83% कि टोटल 125 में से 104 जो अमाउंट है किलो कैलोरी वाइज वो तो NADPH से आ रही है। तो 83% ऑफ द एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड कम्स फ्रॉम रिडक्टेंट NADPH। तो आपने कहा कि ATP एंड NADPH की एनर्जी मोस्टली इसमें भरी जाती है, और उसमें से भी NADPH वाली 83% है, यानी कि 17% एनर्जी यहाँ ATP वाली है और 83% एनर्जी है वो NADPH की होती है। हाँ, इन दोनों की मिलाकर के देखें और इसमें कितनी गई तो वो लगभग 90% है। और फिर थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है वो हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 100% एफिशिएंसी या 100% एनर्जी कन्वर्जन वो नहीं होता है। फिर भी काफी हद तक बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कि जितनी ताकत आपने एटीपी एंड एनएडीपीएच की थी उसका 90% तो हमारे हेक्सोस में रिटर्न में आ ही जाता है। The Kelvin cycle does not occur in all autotrophic cell। कि जो अपना भोजन खुद ब खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है। तो सारे के सारे जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो केल्विन साइकिल को ही यूज करें ऐसा नहीं है। सम एनारोबिक बैक्टीरिया यूज अदर पाथवेज फॉर देयर ऑटोट्रॉफिक ग्रोथ। तो उनमें क्या हो सकता है कि द फेरिडॉक्सिन मीडिएटेड
कि वो फेरिडॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा मीडिएटेड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स फ्रॉम एसिटिल एंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए डेरिवेटिव्स वाया ए रिवर्सल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो सिट्रिक एसिड बनता है दिस इज 6 कार्बन स्केलेटन, और उसका रिवर्सल है कि जो एसिटिल है वो 2 कार्बन का होता है, सक्सिनिल है वो 4 कार्बन का होता है। तो 6 वाले को स्प्लिट करना कि 2 और 4 वाले मिलकर के वहां पे 6 का बनाते हैं, तो उसका जस्ट रिवर्स जैसा हो रहा है। तो वहां पे फेरिडॉक्सिन वाला सिस्टम काम में लेते हैं वो एनोर्बिक बैक्टीरिया, और द रिडक्टिव कार्बोक्सिल जो साइकिल है ऑफ द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये यहाँ पे C3 साइकिल नहीं है, नो C3 साइकिल, तो वो वहां पे फेरिडॉक्सिन मीडिएटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही द ग्लाइऑक्सिलेट प्रोड्यूसिंग साइकिल है जहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेट पाथवे ऑपरेट करता है, जो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है वो इस पाथवे से अपनी एनर्जी बनाते हैं। ऐसे ही जो एसिटिल कोएंजाइम पाथवे है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं जो एसिटोजेनिक और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, अगर हम उनकी बात करें तो देखा जाए तो बात ऐसी थी कि ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि कहीं से भी ताकत मिल जाए और उससे हम कार्बन को जोड़ दें, ठीक है ना, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज ऑटोट्रॉफिज्म, और खाना बनाना, भोजन बनाना। तो एनर्जी कहाँ से ली जा रही है, ठीक है, यहाँ लाइट रिएक्शन से लेते हैं, आप C3 चलाते हैं, वो यहाँ की बातें हो गई थी। लेकिन वो जो ऐसे नहीं है जिनमें C3 नहीं चलता, तो वो कैसे बनाते हैं उनकी बातें थी। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो फेरिडॉक्सिन मीडिएटेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जो ग्रीन तो है लेकिन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है वो ग्लाइऑक्सिलेट प्रोड्यूसिंग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और जो एसिटोजेनिक और मिथेनोजेनिक हैं, जो एसीटोन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले बैक्टीरिया एसिटिल कोएंजाइम पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द वेरिएशंस की एनर्जी तो बनानी है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एसिमुलेशन करने के लिए अदर देन C3 रूट्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये बातें तो रही कि कैल्विन साइकिल है क्या, उसमें फेजेस क्या क्या हैं, मेन उसके पार्ट्स क्या हैं, और मैकेनिज्म वाइज क्या है, ओवरऑल नेट उसका रिजल्ट क्या होता है, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वो क्या है, रूबिस्को की बातें थी, ठीक है, और एफिशिएंसीज की बातें आ गई थी, और कुछ ऐसे जो ऑटोट्रॉफिक तो हैं लेकिन वो कैल्विन साइकिल को यूज नहीं करते, तो उनमें ऐसा और कौन से साइकिल चलते हैं, वो बातें हमारी हो गई थी। तो ये तो जो जनरल बेसिक जो थीम रहेगी कि डार्क रिएक्शन के जो एक टिपिकल जो साइकिल है उसके रूप में हमने C3 साइकिल को डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास रहना है दैट विल बी द रेगुलेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल, कि कैल्विन साइकिल का कंट्रोल कैसे होता है। तो स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम लाइट के द्वारा कैसे कंट्रोल होते हैं। तो हालांकि डार्क रिएक्शन का लाइट से रिलेशन नहीं होता, लेकिन डार्क रिएक्शन के ऐसे हैं बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो लाइट के द्वारा वो ऑन ऑफ होते हैं। तो लाइट कैसे उनको कंट्रोल करती है, तो लाइट डिपेंडेंट एंजाइम एक्टिवेशन है जो C3 के एंजाइम है, लेकिन लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से कैसे डिपेंड करते हैं वो सब हम समझेंगे। ये अच्छा सेक्शन है CSIR के रिगार्डिंग। रूबिस्को की एक्टिविटी किस प्रकार से चेंज होती है लाइट इंटेंसिटीज के साथ में, ये सब हम लेंगे। देन जब कंडीशन कुछ अलग प्रकार की हो जाती है तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन करने की बजाय ऑक्सीडेशन करने लग जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है जिसको अपन फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, या C2 ऑक्सीडेटिव फोस्फोसिंथेटिक कार्बन साइकिल या C2 साइकिल ऐसे बोलते हैं। वो क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है, CSIR यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछता है। तो इम्पोर्टेंटली ये क्या है और स्पेसिफिक इनके पॉइंट्स क्या हैं, क्या कंडीशंस होती हैं और इनके सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हम यहाँ पे लेंगे वन बाय वन करके। देन आफ्टर हम कुछ और चीजें जहाँ पे हम बात करेंगे कि कंपटीशन की, वो कार्बोक्सिलेज वाला काम करे या ऑक्सीजनेज वाला काम करे, तो रूबिस्को को क्या करना चाहिए कंडीशंस वाइज,
ठीक है, और सिमिलरली फोटो रेस्पिरेशन के कोई रोल है या नहीं, वो सब हम देखेंगे। देन पंपिंग मैकेनिज्म्स आएंगी कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कि रूबिस को ज़्यादा ज़्यादा कार्बोक्सिलेशन करे, उसके लिए CO2 को वहाँ पहुंचाया जाए, तो दैट आर द पंपिंग सिस्टम्स। तो एल्गल और साइनोबैक्टीरियल सिस्टम्स में कैसे पंपिंग काम करते हैं, और इसी पंपिंग का एक लेवल आपको एंजियोस्पर्म से मिलेगा जहाँ पे C4 के रूप में हम कार्बन की पंपिंग पढ़ते हैं। तो वो क्या है, क्रैंच एनाटॉमी वगैरह क्या होती है, और कैसे ये पंपिंग परफॉर्म की जाती है, कैसे पर CO2 जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज करके पौधे जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो डेजर्टिक कंडीशंस होते हैं, उसमें कैसे सरवाइव कर पाते हैं, और कैसे पौधे फास्ट ग्रो करते हैं, C3 वाले की तुलना में C4 पौधे ज़्यादा तेजी से वृद्धि क्यों करते हैं। ठीक है, वो सारी बातें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और CSIR के बहुत फेवरेट सेक्शन है, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेंगी। यहाँ तक आपकी कोई क्यूरी हो तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं।